नारी के प्रति सुविचार भाग 2। अधिकांश देशों में पितृगत कुल व्यवस्था है। मातृगत कुल व्यवस्था की अपेक्षा पितृगत कुल व्यवस्था कुछ सुविधाजनक है। इसके दो प्रधान कारण हैं। किसी संतान के लिए माता का निर्धारण जितना आसान है, पिता का उतना आसान नहीं। खून का प्रत्यक्ष संबंध न होने पर पिता की अपेक्षा माता की ममता ही अधिक होती है। ऐसी अवस्था में पिता का उचित उत्तरदायित्व बोध कराने के लिए पितृकुल व्यवस्था ही अधिक उपादेय है, क्योंकि इससे संतान के जन्म का परिचय अनजान रहने की संभावना नहीं रहेगी। परिस्थिति के दबाव से संतान के प्रतिपालन का भार उठाने के लिए बद्ध होने के कारण पिता को पारिवारिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए चेष्टा करनी होती है। पितृगत कुल व्यवस्था की दूसरी सुविधा पहली की ही पूरक है। इस व्यवस्था में पिता के साथ संतान का संबंध अज्ञात नहीं रहने के कारण स्वाभाविक रूप से उसके लालन पालन के लिए माता अपने को नितांत असहाय नहीं पाती। स्त्रियों का शारीरिक और मानसिक गठन जैसा होता है, उससे उनके लिए संतान पालन की पूरी योग्यता रहने पर भी बच्चों को सब तरह से पाल पोस कर बड़ा करना उनके लिए अन्न, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा आदि का इंतजाम करना असुविधाजनक है और साथ ही बच्चों को उनके पास रखना ही होगा, नहीं तो बच्चों का बचना भी मुश्किल है। इसलिए अन्न, वस्त्र आदि का भार स्त्री के बदले पुरुष उठाए और स्त्री अपने संतान का लालन पालन करती हुई यदि उसके लिए संभव और आवश्यकता भी हो तो घर पर रहकर या घर के बाहर मेहनत करके अर्थोपार्जन करें, तो इससे उसकी संतान को या समाज को कोई खास असुविधा नहीं होगी। जो लोग नारी को हांडी पथरी लेकर ही सारी जिंदगी काटने की सलाह देते हैं, मैं उनके इस सुविचार का समर्थन नहीं कर सकता। यह वास्तविक धर्म के विरुद्ध है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बहुत बार इस नीति को ताक पर रख देना है। मुट्ठी भर धनी या उच्च मध्यवित्त लोगों के लिए इस नीति को मानकर चलना संभव हो तो हो, पर निर्धन या मजदूर वर्ग के लिए यह व्यवस्था कानी कौड़ी के मोल की भी नहीं। जहाँ के लोग मुंह से समानाधिकार या नारी स्वाधीनता की लंबी चौड़ी बातें करते हैं, असल में स्त्रियों को पर्दा या बुर्का से ढांप पोत कर रखते हैं। यह भी देखा जाता है कि गरीबों की घरनी अपने पति के साथ हाट बाजार में खरीद बिक्री करती है या खेत खम्हार में या कोयले की खान में हाथ बढ़ाकर हल्के काम अपने लिए ले लेती है। चिक के पीछे पर्दे की बीबी बनकर बैठने से तो उनका काम चलने से रहा, पर जीवन में सर्वत्र समान अधिकार देने के लिए बहुत लोग जबरदस्ती स्त्री को स्त्री धर्म विरोधी गुरुतर शारीरिक और मानसिक मेहनत के कामों में लगाना चाहते हैं। ऐसी भावना अत्यंत दूषित एवं त्रुटिपूर्ण है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि स्त्रियों में शारीरिक और स्नायुगत शक्ति पुरुषों से कम होती है, अतः दोनों का कर्म क्षेत्र हूबहू एक नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त शारीरिक कारण से महीने के सब दिन स्त्री एक समान काम नहीं कर सकती। गर्भावस्था में तथा प्रसव के बाद उसकी काम करने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। इस तथ्य को भूलने से काम नहीं चलेगा। भावुकता में आकर बहुत लोग समझते हैं 2-4 स्त्रियों को पार्लियामेंट की सदस्य या मंत्री बना देना ही समानाधिकार या नारी प्रगति का उत्कृष्ट उदाहरण होगा।
क्या यह मनोभाव ठीक है? अधिकार स्वीकार कर लेना या प्रगति को त्वरान्वित करना ही यदि उद्देश्य हो तो इस प्रकार के भाव लेकर योग्य की अपेक्षा करने से क्या समूची गोष्ठी या समाज क्षतिग्रस्त न होगा? अधिकार स्वीकार कर लेना तो कानूनी तथा सामाजिक मनोवैज्ञानिक बात हुई और प्रगति को त्वरान्वित करने के लिए द्रुत शिक्षा व्यवस्था ही एकमात्र मार्ग है। इसीलिए किस देश में महिला मंत्री हुई है या राष्ट्रदूत हुई है, यह देखकर उस देश की स्त्रियों की सच्ची मर्यादा निर्धारित नहीं हो सकती। समाज में स्त्रियों की मर्यादा की उन्नति इतनी सस्ती और सहज नहीं है। मातृकुल व्यवस्था से पितृकुल व्यवस्था युक्ति के आधार पर यदि श्रेष्ठ है तो संपत्ति का उत्तराधिकार उसी धारा प्रवाह से चलना उचित है। अवश्य ही दयाधिकार का विधान बनाने के समय विशेष सतर्क दृष्टि रखनी चाहिए, जिससे कि पितृगत कुल व्यवस्था के लिए ऐसा कुछ न कर बैठे जिससे कि स्त्री को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पति या देवर भसुर के घर दासी वृत्ति करने को बद्ध होना पड़े। अर्थात समानाधिकार के आधार पर स्त्रियों का अधिकार मानकर उत्तराधिकार का कानून पितृगत कुल व्यवस्था के अनुरूप चलाना होगा। आज विभिन्न देशों में प्रचलित तिलक दहेज की प्रथा नारी समाज के प्रति अनुदारता और अविवेकपूर्ण व्यवहार समझी जाती है, किंतु बात ऐसी नहीं है। तिलक दहेज की प्रथा में नारी के प्रति सुविचार अविचार की बात ही नहीं उठती। यह मुख्यतः आर्थिक समस्या है और गौण रूप से और भी दो एक कारण है। जहाँ स्त्रियाँ अर्थोपार्जन नहीं करती, वहाँ वे विवाह के बाद पति के घर जाकर बोझ बनकर रहती है। इसीलिए विवाह के समय वर पक्ष कन्या पक्ष से शेष जीवन के भोजन वस्त्रादि के निमित्त मोटी रकम ऐंठ लेता है। दहेज प्रथा का स्वरूप ठीक ऐसा ही है। ठीक इसी प्रकार जिस समाज में पुरुष अर्थोपार्जन नहीं करता, वहाँ कन्या पक्ष विवाह काल में वर पक्ष से मोटा दहेज वसूल करता है। दहेज का और एक गौण कारण है। किसी किसी देश में या समाज में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या की न्यूनाधिकता भी है। इस प्रकार मोटे तौर पर कन्या पक्ष वर पक्ष को तभी दहेज देता है जब देखा जाता है कि उस समाज में पुरुष की आय पर ही नारी का भरण पोषण होता है अथवा स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या कम है। अर्थोपार्जन मूलतः स्त्रियों के हाथ में रहने पर या पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की संख्या कम होने पर ठीक उल्टी बात देखी जाती है। यह समझना भूल है कि पैतृक संपत्ति में कन्या का समान अधिकार मान लेने से दहेज की प्रथा उठ जाएगी, क्योंकि जिन समाज में कन्याओं का पैतृक संपत्ति में समान उत्तराधिकार है, उनमें भी आर्थिक एवं अन्य कारणों से दहेज की प्रथा आ रही है। साधारणतः कम ही लड़कियों की पितृकुल से लुब्ध करने लायक संपत्ति मिलती है। फलतः वैसे संपत्ति के लोभ से वर पक्ष दहेज की मांग छोड़ देगा, ऐसी आशा करना दुराशा मात्र है। जिन दो चार धनी या उच्च मध्यवित्त परिवार की लड़कियों को सचमुच ही लोभनीय संपत्ति का उत्तराधिकार मिल पाता है, उनके लिए दहेज की प्रथा रहे या जाए, उनका क्या बनता बिगड़ता है। धनी घर की कुरूप लड़कियों को तो रुपए के बल पर सहज में ही अच्छे पात्र मिल जाते हैं। स्त्री पुरुषों के निर्बाध मिलने जुलने के संबंध में
स्मारतों में मतभेद है। जिस समाज में संयम नहीं हो, ऐसे समाज में निर्बाध मिलने जुलने का परिणाम अच्छा नहीं होता। यह कहने के लिए कोई तर्क देने की आवश्यकता नहीं, परंतु स्त्री पुरुषों के परस्पर न मिलने जुलने के परिणाम स्वरूप अन्य चीज़ों की तरह इसकी भी छिपी हुई भूख रह जाती है, या इसका विशेष आग्रह या इस संबंध में कौतूहल बना रहता है। अर्थात अवैध तरीके से मिलने जुलने का रास्ता खोजने की कोशिश होने लगती है, जिससे यह मिलना जुलना अंततोगत्वा अपनी पवित्रता खो देता है। इस प्रकार की व्यवस्था मानसिक अवदमन की कोशिश के सिवाय और कुछ नहीं हो सकती। इस हालत में पुरुषों की तो नैतिकता की दृष्टि से ही क्षति होती है, पर स्त्रियों की बहुत अधिक क्षति होती है। बहुतेरी ऐसी स्त्रियां इसी के परिणाम स्वरूप समाज से बाहर होकर घृणित जीवन बिताने के लिए बद्ध हो जाती है। इसीलिए स्त्री पुरुषों की स्वाधीनता स्वीकार करने के साथ साथ उनके मिलने जुलने के लिए संयम युक्त सुसंबंध बनाए रखने लायक विधि भी रखनी होगी। जो लोग अपनी कन्याओं को आधुनिकता के स्पर्श से बचाए रखना चाहते हैं और इसीलिए उन्हें स्कूल कॉलेज भेजने में नाक भी सिकोड़ते हैं, शायद उन्हें मालूम नहीं कि उनके अनजाने ही उनके अंतःपुर में बहुत पहले ही आधुनिकता की तरंग पहुंच चुकी है। इसीलिए पर्दा टांगकर या बुर्का से ढककर उसके पंजे से बचने बचाने की कोशिश तो केवल एक तमाशा है। जमाने की हवा को जोर ज़बरदस्ती रोका नहीं जा सकता है, उसमें भी तो गतिशीलता है। जमाने की रफ्तार को अपनी मनीषा से कल्याणमूलक मार्ग में लगाना बुद्धिमान का काम है। युग शक्ति का मुकाबला करने की ताकत व्यक्ति या समाज किसी में नहीं है। जो आदमी या जो समाज ऐसी चेष्टा करता है, युग शक्ति उसे धक्के मारकर अपने रास्ते से दूर कर देती है और वह उद्दाम वेग से आगे बढ़ती जाती है। इस प्रकार छिटक कर दूर पड़ा जीव मूढ़ होकर अपने दुर्बल मन और धुंधली आंखों से उसकी प्रगति को अचंभे से टकटक देखता रहता है। मानव समाज सामाजिक सुविचार